आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कविता। कविता किसे कहते हैं, आइए जानते हैं कविता का अर्थ एवं परिभाषा। पद्य साहित्य का ही एक अंग है जिसे साधारण भाषा में कविता कहा जाता है। पद्य साहित्य का ही एक अंश है जिसे साधारण भाषा में कविता कहा जाता है। कविता मानव मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं तथा मनोभावों का अलंकारिक प्रकटीकरण है। यह सूक्ष्म एवं अलंकारिक अभिव्यंजना है, इसे कविता कहते हैं। अब आइए देखते हैं कविता का परिभाषा क्या है। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि को माना गया है। काव्य की आत्मा ध्वनि को माना गया है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के लिए रीति अनिवार्य है। जॉनसन के अनुसार कविता छंदोमय रचना है। जॉनसन के अनुसार कविता छंदोमय रचना है। विश्वनाथ के अनुसार, डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य को ही काव्य की संज्ञा दी है। इसमें काव्य की आत्मा रस को माना गया है। इसमें काव्य की आत्मा रस को माना गया है। अब आइए देखिए, तो कविता का अर्थ एवं परिभाषा था। अब आइए देखते हैं कविता शिक्षण की विशेषता। कविता शिक्षण की निम्न विशेषताएं हैं, जैसे पहला रसानुभूति, दूसरा भाषा, तीसरा सत्यम शिवम एवं सुंदरम की भावना, चौथा कल्पना का सम्मिश्रण, पांचवा स्थायित्व, छठवां समाज का दर्पण और सातवां संगीत की झांकी। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत रसानुभूति के अंतर्गत क्या है। रसानुभूति, पद्य में रस की प्रधानता होती है। रस पद्य की आत्मा होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये था रसानुभूति के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं भाषा के अंतर्गत क्या है। भाषा की पद्य की भाषा भावानुकूल होनी चाहिए, अर्थात यह सरल, बोधगम्य, उचित शब्दों से युक्त एक रचना होनी चाहिए। अब आइए तीसरा देखते हैं सत्यम शिवम एवं सुंदरम की भावना। इसके अंतर्गत पद्य द्वारा सत्य की अनुभूति होती है, इसकी अभिव्यक्ति सुंदर होती है तथा अतः पद्य की रचना ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के उपरांत मनुष्य सुखानुभूति प्राप्त करे। अगला है चौथा कल्पना का सम्मिश्रण। इसके अंतर्गत पद्य मनुष्य की कल्पनाओं का सम्मिश्रण रूप होता है। पद्य बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करता है। पांचवा देखते हैं स्थायित्व। स्थायित्व क्या है। इसके अंतर्गत पद्य अमर एवं स्थायी होता है। पद्य रचनाएं चिरकाल तक रहती हैं। पद्य रचनाएं चिरकाल मतलब अनंत रहती हैं। सूर, कबीर, तुलसी आदि कवियों की पद्य रचनाएं आज भी विद्यमान हैं। स्थायित्व होता है इसमें। अब अगला क्या है, छठवां समाज का दर्पण। समाज का दर्पण के अंतर्गत क्या है। पद्य समाज का दर्पण होता है क्योंकि पद्य समाज के हर पहलू को प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से कभी कभी अतीत के आदर्शों द्वारा समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। अब आइए देखते हैं अगला सातवां पॉइंट है संगीत की झांकी। इसके अंतर्गत संगीत को पद्य का हृदय माना जाता है। दोहा, चौपाई एवं पद्य में संगीत की झलक होती है। संगीत को पद्य का हृदय माना जाता है।
दोहा, चौपाई एवं पद्य में संगीत की झलक होती है। पद्य में लय, ताल, आरोह, अवरोह आदि होता है। अब आइए देखते हैं कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने के योग्य बनाना। अगला, लय, ताल एवं भाव के अनुसार कविता पाठ कराना, विद्यार्थियों को कल्पना व बोध शक्ति का विकास कराना, विद्यार्थियों में काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना। अगला, काव्य में रुचि उत्पन्न करना, काव्य में रुचि उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। ये थे कविता शिक्षण के उद्देश्य। अब आइए देखते हैं कविता शिक्षण की विधियां। कविता शिक्षण की अनेक प्रकार की विधियां हैं, आइए जानते हैं कौन कौन सी विधि है। बाल गीत तथा नाट्य विधि, दूसरा अभिनय विधि, तीसरा शब्दार्थ कथन विधि, चौथा प्रश्नोत्तर विधि, पांचवा व्याख्या विधि, छठवां तुलना विधि, सातवां आदर्श वाचन विधि, आठवां रसास्वादन विधि और नौवां समीक्षा विधि। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बाल गीत तथा नाट्य विधि के अंतर्गत इसमें छोटी आयु के बालकों के लिए बाल गीतों की रचना की जाती है। गीत एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक को प्रारंभ से ही गीत व संगीत बड़े प्रिय होते हैं। इस प्रणाली में पहले शिक्षक गीत का सस्वर वाचन करता है और फिर कक्षा में बालकों से गीत का लय तथा उतार चढ़ाव के समय के साथ सस्वर वाचन कराया जाता है। अब आइए देखते हैं अभिनय प्रणाली दूसरा है। इसके अंतर्गत इस प्रणाली में गीत के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। इस प्रणाली में बालक काव्य का अर्थ व भाव आसानी से समझ लेते हैं। पहले शिक्षक काव्य का सस्वर वाचन कर अंग संचालन करता है, मतलब अभिनय करता है, एवं बालक उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते व देखते हैं। ये था अभिनय विधि। अब आइए तीसरा देखते हैं शब्दार्थ कथन विधि। इसके अंतर्गत आजकल अधिकतर स्कूलों में यह दोषपूर्ण प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक एक एक पंक्ति में आए हुए शब्दार्थों को बताता है। जो कठिन शब्द होते हैं उसको वो बताता है एवं एक एक पंक्ति का भावार्थ समझाता है, मतलब कि एक एक पंक्ति का अर्थ समझाता है एवं और इस प्रकार पद्य पाठ भी गद्य पाठ की भांति निरसता से चलता, निरस व अन्यत्रवत ही चलता है। अब आइए चौथा देखते हैं व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली क्या है? इसके अंतर्गत माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में यह प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रणाली को अपनाया जाता है। इसमें प्रत्येक अनुच्छेद का भावार्थ, शैली, प्रसंग आदि का अध्ययन कराया जाता है। इस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। ये व्याख्या प्रणाली था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्नोत्तर व खंडावयन प्रणाली। प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत वास्तव में एक प्रणाली गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी तो है, परंतु इस प्रणाली का प्रयोग लंबी चौड़ी वर्णात्मक, कथात्मक एवं ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ाने के लिए ही उपयोगी है। इस विधि में संपूर्ण कविता खंडाव्य
किया जाता है और ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसमें जिसमें प्रश्नोत्तर द्वारा ही भाव विश्लेषण हो सके, पद्य को खंडों में विभाजित करके उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। खंड खंड को जोड़कर संपूर्ण कविता का भाव स्पष्ट किया जाता है। यह प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। अब आइए अगला देखते हैं, तुलना विधि। तुलना विधि क्या है? इसके अंतर्गत एक ही पद की तुलना उसी भाषा के अन्य कवियों की कविता पंक्ति से की जाती है और विभिन्न भाषाओं की पंक्तियों से भी की जाती है। इस प्रणाली का प्रयोग भाव विश्लेषण करते समय आंशिक रूप में किया जा सकता है, किंतु संपूर्ण कविता इसी विधि से पढ़ाया जाना अधिक लाभदायक नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है, आदर्श वाचन विधि। आदर्श वाचन विधि क्या है? वर्तमान समय में विद्यालयों में पद शिक्षण इसी प्रणाली से करना चाहिए। इसमें कविता का वाचन, व्याख्या व भाव विश्लेषण किया जाता है। प्रणाली में समस्त प्रणालियों का मधु संचय करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उनमें लेश मात्र भी मधु नहीं होता है। अतः आदर्श पद शिक्षण प्रणाली में समस्त प्रणालियों का मधु संचित होता है। अब आइए देखते हैं रसास्वादन विधि। इसके अंतर्गत शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को कविता का अर्थ बताना ही नहीं होता, वरन विद्यार्थियों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करना भी होता है। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक स्थल तथा अति आवश्यक व्याख्या आदि की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें कविता में रसानुभूति की प्रेरणा देता है। अब आइए लास्ट क्या है, समीक्षा विधि। समीक्षा विधि के अंतर्गत इस प्रणाली का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही हो सकता है। इसका प्रयोग डाल्टन योजना के अंतर्गत होता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसमें समीक्षा के सिद्धांतों की कसौटी पर प्रत्येक व्यक्ति को भाव, भाषा, रस, अलंकार आदि के आधार पर कसकर परखने एवं मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। अब आइए देखते हैं कविता शिक्षण के सोपान। कविता शिक्षण के सोपान अनेक प्रकार के हैं। जैसे पहला प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंतर्गत काव्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तावना आकर्षक एवं प्रेरित करने वाली हो तथा विषयानुकूल वातावरण का निर्माण करने वाली हो। प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्न तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। कवि के परिचय द्वारा कविता के सारांश को बता करके उसको प्रारंभ करेंगे। समान भाव और समानार्थी कविता प्रस्तुत करके प्रश्नोत्तर द्वारा उसी कविता के पाठ द्वारा जो कविता पढ़ाना होता है। ये तो प्रस्तावना था। उद्देश्य कथन में क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रस्तावना के पश्चात शिक्षक को रोचक एवं स्पष्ट भाषा में उद्देश्य कथन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जाए कि शिक्षक क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अगला है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अनेक प्रकार के आते हैं पॉइंट्स। आइए प्रस्तुतिकरण क्या है? विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जागृत करने के पश्चात कविता को प्रस्तुत करना चाहिए। उससे यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि पूरे घंटे में कितनी पंक्ति पढ़ा सकता है। इसके अंतर्गत आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन होता है। दूसरा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या है? विद्यार्थियों द्वारा होता है। शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराया जाता है, जिससे
शब्द उच्चारण एवं भाव प्रदर्शन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। शब्दार्थ कथन विधि क्या है? गद्य शिक्षण की भांति कविता शिक्षण में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। कविता में यदि कठिन शब्द प्रयुक्त हो तो उनके अर्थ शिक्षक को स्वयं स्पष्ट कर देने चाहिए। साथ ही कविता शिक्षण में केवल उन्हीं शब्दों के अर्थ बताए जाए जो कविता के भाव का सौंदर्य को निखारते हों। भाव परीक्षा क्या है? विद्यार्थियों को कविता के केंद्रीय भाव एवं कविता के भाव की अनुभूति हुई है या नहीं, इसके लिए शिक्षक को दो या तीन प्रश्न पूछकर पता लगाता है। भाव विश्लेषण क्या है? विद्यार्थियों की कविता की भावना में लिप्त अर्थात उसी भावना में भर देना भाव विश्लेषण कहलाता है। अब क्या है अगला चौथा पॉइंट क्या है? द्वितीय आदर्श वाचन। द्वितीय आदर्श वाचन के अंतर्गत कविता के भाव विश्लेषण तथा समीक्षा के पश्चात भाव की एकाग्रता एवं पूर्ण रसास्वादन कराने के लिए शिक्षक को पुनः सस्वर पठन कराना चाहिए। पुनः अनुकरण क्या है? छात्रों द्वारा पुनः अनुकरण होता है, पुनः वाचन कराया जाए जिससे छात्र में भाव छंद भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह भंगिमा के साथ शुद्ध पाठ का अभ्यास कराया जा सके। सौंदर्यानुभूति क्या है? सौंदर्य अनुभूति प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक यह पता लगाता है कि विद्यार्थियों ने कविता के अर्थ और सौंदर्य को कहाँ तक ग्रहण किया है। कविता सार क्या है? कविता सार के अंतर्गत शिक्षक संपूर्ण कविता के सार तथा भाव को अपने शब्दों में कक्षा में स्पष्ट करता है। 8वां पॉइंट से क्या है? रचनात्मक कार्य। कविता पढ़ने के पश्चात वही कविता तथा कविता के मार्मिक स्थलों से संबंधित अन्य कविताएं विद्यार्थियों को सुनाई जा सके। ये रचनात्मक कार्य हो गया। तो आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। कविता शिक्षण यही समाप्त होता है। धन्यवाद।